प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली यूके के विजिट पे थे, जहां पे इंडिया यूके ने अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बात करी और साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोला जाता है, वो साइन किया गया, जिससे इंडिया और यूके की जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन आगे बढ़ेगी, ट्रेड आगे बढ़ेगा और ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑपरेशन आगे बढ़ेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक हिस्टोरिक विजिट पे थे। अगर हम देखें 1947 में अंग्रेजों से आजाद होने के बाद बहुत लंबे समय तक हमारे रिलेशन उनके साथ कॉर्डियल नहीं थे। उसका कारण है कि ब्रिटिश इंडिया को एक बैकवर्ड कंट्री की तरह देखता था और इंडिया यूके को एक ऑप्रेसर देश की तरह देखता था कि इन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज करा है। और इस तरीके से एक लंबी हिस्ट्री रही है कॉलोनियलिज्म की, जिस वजह से इंडिया और यूके में बहुत कॉर्डियल रिलेशन नहीं थे। उसके बाद कोल्ड वॉर का दौर शुरू हुआ, जहां पे ब्रिटेन क्लियरली पाकिस्तान के फेवर में टिल्टेड था और इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा इंटरफेयर करने की कोशिश करता था। यह बात भारत को पसंद नहीं आती थी और वैसे भी इंडिया हमेशा से नॉन अलाइंड रहा था कोल्ड वॉर के समय पे। इस वजह से इंडिया और यूके की आइडियोलॉजी आपस में मैच नहीं करती थी। इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए और ये देखते हुए कि इंडिया एशिया की और इंडो पैसिफिक रीजन की एक बहुत बड़ी पावर है, ऐसे में यूके को दिखा कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने में एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया एक बहुत एमर्जिंग पावर है। डिफेंस, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हर एक एरिया में इंडिया एक बहुत स्ट्रांग देश है। इंडिया पलटे में यूके को एक क्रेडिबल पार्टनर बनाना चाहता है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, को प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, कल्चर में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स में। हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूके जाते हैं हर साल पढ़ाई करने, तो हम इन सब वजह से यूके के साथ एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो यूके के विजिट पे गए, उन्होंने क्या क्या बातें करी, कौन से अग्रीमेंट साइन हुए। यूजुअली मीडिया में जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हो रहा है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारे यूपीएससी जीएस पेपर 2 और यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बातें हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी मैपिंग रिलेटेड चीजें और ऑर्गेनाइजेशनल चीजें मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। हल्का सा लेक्चर लंबा रहेगा, लेकिन इतने एस्पेक्ट कवर कर लूंगा जो शायद आपको किसी और सोर्स में नहीं मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो भी बातें करी हैं, उन सबको यहां पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब प्राइम मिनिस्टर यूके पहुंचते हैं तो इंडिया और यूके एक नया डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसको कहते हैं इंडिया यूके विजन 2035, कि अगले 10 इयर्स में हम इंडिया यूके के रिलेशंस को कहां देखते हैं। उसमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस होगा वो ग्रोथ ऑफ जॉब्स पे होगा, कि दोनों साइड के यूथ को नौकरियां मिलनी चाहिए और हम एक दूसरे के सामान के लिए अपनी मार्केट्स को ज्यादा से ज्यादा ओपन करें, कि ब्रिटेन की गाड़ियां, ब्रिटेन की विस्की, स्कॉच इंडिया आ सके और इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारा सी फूड, हमारे कपड़े, लेदर, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स ज्यादा से ज्यादा यूके जा सकें। एजुकेशन के डोमेन में पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा और उसके अलावा ओवरऑल टेक्नोलॉजी, जैसे कि अपनी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, इन सब में हम अपनी कोलैबोरेशन को इंक्रीज करेंगे। ये मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू बता रहा हूं और उसके बाद हर एक पिलर को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि साइंस एंड टेक में क्या बात हुई, डिफेंस में क्या बात हुई, एजुकेशन में क्या बात हुई, इकोनॉमी में क्या बात हुई। हर एक पिलर को डिटेल में विद ऑल द अग्रीमेंट्स, जॉइंट वर्किंग कमीशन, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो हमारा 2035 का विजन है, इसके तहत कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी इंडिया यूके का एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहां पे क्लाइमेट फाइनेंसिंग, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन इकोनॉमी, हमारी बैटरी स्टोरेज, इन सब के बारे में बात की गई। एंड देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कि कैसे एडवांस जनरेशन के डिफेंस इक्विपमेंट हम साथ में बना सकते हैं, कैसे हम ओवरऑल अपनी जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे दुनिया में आतंकवाद को रोका जा सकता है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो हैं उनको कैसे रोका जा सकता है, और ओवरऑल पूरे इंडो पैसिफिक को और पूरी दुनिया को सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है। ये जो इंडिया यूके विजन 2035 है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हर साल, एवरी ईयर, हम इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे।
ऐसा नहीं कि एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया तो उसे साइन करके भूल जाएंगे और अब वो पड़ा हुआ है कहीं पे, नहीं। हर साल उसको एनुअली रिव्यू किया जाएगा कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कौन से वीक एरियाज हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। इस जॉइंट विजन के अंदर इंडिया यूके ने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का इस्तेमाल करा। ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं मैं मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में काफी मदद मिल सके। सबसे पहले इंडिया और यूके ने बोला कि हमें मिलके एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर, अनक्लॉज के रूल्स, हाई सीज के लॉज, एयर स्पेस के लॉज, इन सबको हमें एडिक्वेटली इंप्लीमेंट करना है। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना को बोला कि साउथ चाइना सी में आप अग्रेशन मत दिखाओ। चाइना कहता है मैं मान ही नहीं रहा इनकी जजमेंट, मेरे को अगर अग्रेशन दिखाना तो मैं तो दिखाऊंगा। मीनिंग कि ऐसे कुछ देश हैं जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके रूल्स, उनके चार्टर्स को नहीं मानते। फॉर एग्जाम्पल यूएस अपनी मर्जी से कभी भी यूनेस्को से बाहर आ जाता है। यूएस कभी भी कहता है कि मैं डब्ल्यूटीओ के रूल्स नहीं मानूंगा, कभी वो कहता है मैं सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स नहीं मानूंगा। इस तरह से दुनिया के अलग अलग रूल्स को ना मानने वाले देश जो हैं दुनिया में एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दुनिया में एक क्लियर कट बात है कि आप न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करोगे, फिर भी नॉर्थ कोरिया आज लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है। ईरान कोशिश कर रहा था कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन एस्टैब्लिश कर पाऊं। तो आप समझिए कि ये सारे देश जो हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, जिस वजह से इंस्टेबिलिटी आगे बढ़ रही है। तो इंडिया यूके ने बोला कि हमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करना है। मतलब कि जो दुनिया के अलग अलग रूल्स हैं, लॉज हैं, जजमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, उनकी बात हमें माननी है और दुनिया में एनफोर्स करनी है। देन सेकेंड बात कि हमें मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है। आज आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पुराने हो चुके हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कहीं ना कहीं 1940s और 1950s की दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारे ग्रुप्स आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे आज भी इटली और इन सब देशों की जो वोटिंग पावर है वो इंडिया से ज्यादा है। देखा जाए तो इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इस बात को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के रूल्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। अगर हम डिफेंस के मायने में देखें तो इंडिया एक बहुत फास्ट एमर्जिंग डिफेंस पावर है, लेकिन फिर भी इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक परमानेंट मेंबरशिप नहीं दी गई। ऐसे में यूके और इंडिया ने बोला कि हमें रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे बहुपक्षीय ग्रुप्स हैं वहां पे हमें सुधार की जरूरत है, जिससे कि दुनिया का जो आज की रियलिटी है वो उन ग्रुप्स में रिफ्लेक्ट हो सके। आज कौन सी पावर कितनी स्ट्रांग है उसके बेसिस पे हमें अपने मल्टीलेटरल ग्रुप्स को रिफॉर्म करना होगा। साथ में हम अपने जॉइंट विजन के अंदर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स को प्रमोट करेंगे। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूके के साथ पार्टनरशिप के लिए एक वर्ड यूज करा जिसे हम कहते हैं ब्रिस्क पार्टनरशिप। मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में ध्यान से देखेंगे कि ब्रिक्स की बात हो रही है या ब्रिस्क की बात हो रही है। ब्रिक्स तो अपना ग्रुप हो गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अभी उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। और ये है ब्रिस्क। आपसे वो प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि जो ब्रिस्क पार्टनरशिप है ये हमारी कौन से देश के साथ चल रही है, तो हमें क्लियरली पता है कि ये यूके के साथ हमारी पार्टनरशिप चालू है। ब्रिस्क पार्टनरशिप का मतलब है कि हम यूके के साथ मिलके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, रिसर्च को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, क्लीन साइंस, पैंडेमिक, वैक्सीन, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, इन सब डोमेन्स में इनोवेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, ओवरऑल नॉलेज को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे हमारे यूथ को स्किल डेवलपमेंट मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मेरे 3 बैचेस अवेलेबल हैं। सीसैट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच, पॉलिटी के लिए प्री और मेंस का बैच, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए प्री और मेंस का बैच। तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है सीसैट, पॉलिटी और आईआर के लिए। सीसैट का पर्सनल फेवरेट मेरा कोर्स है क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से लेके करंट सीसैट रियलिटीज तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ यहां पे आपको कवर्ड मिलेगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा। अब हम एक एक करके पिलर वाइज आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया यूके विजन 2035 है उसमें अलग अलग पिलर्स के बारे में क्या बात की गई।
सबसे पहला पिलर जो है दैट इज ग्रोथ पार्टनरशिप। आप देखिए यहां पे मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है। नंबर 1 का मतलब है कि मैं फर्स्ट पिलर की बात कर रहा हूं, दैट इज ग्रोथ पार्टनरशिप, कि कैसे इंडिया और यूके मिलके अपनी इकोनॉमीज को, जॉब्स को, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर सकते हैं। इस वाले पिलर में मैं बात करूंगा कि कैसे दोनों देश अपने मार्केट एक्सेस, बिजनेस, इन सब चीजों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इंडिया यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। आप समझिए, आप कोई ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी। मैक्सिमम मीडिया, ट्विटर पे जनता, रेडिट कोरा वाली जनता, वो क्या कहती है कि इंडिया यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया। लेकिन आप हो सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट, तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ड नहीं यूज करोगे, आप यूज करोगे एक क्वालिटी कीवर्ड दैट इज सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अगली बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंडिया और यूके ने क्या साइन करा, तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि इंडिया और यूके ने सीटा साइन करा है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया से यूके और यूके से इंडिया आने वाले सामान, सर्विसेज, गुड्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए, कि हमारी फैक्ट्रीज, हमारे सर्विसेज जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूके जाए, और यूके के बिजनेसेस और उनकी सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडिया आना चाहिए। इस तरह से हम ट्रेड को ओवरऑल इंक्रीज करना चाहते हैं। इस अग्रीमेंट के अंदर इंडिया और यूके ने एक बॉडी क्रिएट करी है जिसका नाम है जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, जेटको। ये ना जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी है, इसका काम है कि ये हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि सीटा की प्रोग्रेस को समय समय पे रिव्यू करेगा। यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है जेटको। याद रखेंगे, प्रीलिम्स में बॉडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और मेंस के पेपर 2 और पेपर 3 में लिखने के लिए काम आएगा, इंटरव्यू में काम आएगा और एसए एग्जामिनेशन में भी ये फैक्ट काम आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। राइट, नाउ हम बात कर रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ पार्टनरशिप की, कि कैसे इंडिया और यूके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं। उसमें हमने बात करी कि कैसे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया और कैसे एक बॉडी बनाई गई है इस ओवरऑल डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए। इंडिया और यूके ने दो और मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करे हैं अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। इस बॉडी का नाम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग कौन से दो देशों ने क्रिएट करा, आपको पता होना चाहिए, इंडिया और यूके ने क्रिएट करा है। एंड सेकंड बॉडी है फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग, मतलब कि इंडिया और यूके ने दो छोटी छोटी बॉडीज क्रिएट करी हैं, फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। ये दोनों बॉडीज का काम है इंडिया यूके के बीच में इकोनॉमिक इश्यूज पे और कोऑपरेशन को बढ़ाना। देखो, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो गया, सामान आएगा, सामान जाएगा, सर्विसेज आएंगी, सर्विसेज जाएंगी, ये तो उसके लिए हो गया। लेकिन इसके अलावा इकोनॉमी में और भी बहुत चीजें होती हैं। इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गए, इंटरेस्ट रेट हो गया, गोल्ड की स्टोरेज हो गई, लिबोर रेट हो गया, इंटरबैंक रेट हो गया, इस तरीके से करेंसी एक्सचेंज हो गया। बहुत सारी चीजें इकोनॉमी में और होती हैं। उन सब एरियाज में भी कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया और यूके ने ये दो डायलॉग्स क्रिएट करे हैं, जिसके अंडर हम अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो अगर आपसे जीएस पेपर 2 में डिप्लोमेसी के अंदर पूछा जाता है कि इंडिया और यूके अपनी डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, तो आप सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं मेंशन करेंगे, आप साथ में ये डायलॉग और ये डायलॉग भी मेंशन करेंगे कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग और फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग के थ्रू भी इंडिया यूके अपनी ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। 99% एस्पिरेंट जो समरी और ये सब पढ़ते हैं वो सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लिख के आएंगे, लेकिन आप क्योंकि सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप ये दोनों डायलॉग्स के बारे में भी वहां पे लिखेंगे। नाउ ये जो हमारा सीटा अग्रीमेंट है, इसके तहत कुछ फैक्चुअल बातें भी सामने निकल के आई जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोली। तो एक बारी जीएस पेपर 2 एसए और जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल ट्रेड के अंडर
हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या फैक्ट्स और डेटा लिख सकते हैं उसके बारे में एक बारी बात करते हैं। और आप देखिए कि मैं जो भी यहां पे बातें आपको बता रहा हूं, कोई भी बात बोल बच्चन नहीं होगी, कोई भी बात टाइम पास की नहीं होगी। हर एक पॉइंट जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है या जो मैं बता रहा हूं वो आपका एग्जाम में यूज हो सकता है, भले ही वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, पेपर 2 पेपर 3 में, एसए में हो या इंटरव्यू में हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पोटेंशियल जरूर होगा यूज होने का। नाउ ये जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसके तहत ये बोला गया कि आज की तारीख में इंडिया और यूके का ट्रेड लगभग 56 बिलियन डॉलर है, लेकिन हम 2030 तक इस ट्रेड को 112 बिलियन करना चाहते हैं, यानी कि इसको डबल करना चाहते हैं। यूके ने इंडिया से आने वाले 99% गुड्स के ऊपर ड्यूटी को जीरो कर दिया है। मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट्स यहां से जा रहे हैं यूके, उसमें से 99% गुड्स पे उसने ड्यूटी जो है वो 0% कर दिया है। और अगर मैं बाय वैल्यू की बात करता हूं तो लगभग 100% वैल्यू पे जीरो ड्यूटी कर दी गई है। अब आप कहोगे सर 99% और 100% में क्या फर्क है? बेसिकली जितने प्रोडक्ट्स इंडिया से यूके जा रहे हैं, लड़ा से 100 प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, 100 में से 99 प्रोडक्ट्स पे 100 में से 99 प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी जो है जीरो कर दी गई है। इस लाइन का क्या मतलब है? यहां पे बात हो रही है मनी वैल्यू की, कि अगर 100 रुपए का सामान जा रहा है इंडिया से यूके, 100 रुपीज का सामान जा रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे 100 रुपीज के सामान पे जो टैरिफ है वो जीरो कर दिया गया है। मतलब कि इसका इंटरप्रिटेशन समझते हो आप? यहां पे इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि इंडिया यूके जो है इंडिया के 99% प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी जीरो कर देगा और बाय वैल्यू लगभग 100% अमाउंट पे ड्यूटी जीरो कर देगा। इसका मतलब है कि जो 1% गुड्स पे वो ड्यूटी जीरो नहीं कर रहा, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब कि जो गुड्स पे यूके ड्यूटी जीरो नहीं कर रहा, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग जीरो के बराबर है। कि जो हमारा ओवरऑल ट्रेड है यूके के साथ, उसके सामने ये जिस प्रोडक्ट पे यूके ड्यूटी जीरो नहीं कर रहा, उसकी कोई खास वैल्यू है ही नहीं। करेक्ट? तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है मेंस में लिखने के लिए, और हमें इसी लैंग्वेज में लिखना है कि लगभग 99% प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी जो है वो जीरो हो जाएगी और बाय वैल्यू लगभग 100% प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी जो है वो जीरो हो जाएगी। इसके अलावा एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जब सैलरी आती है तो उसमें से प्रोविडेंट फंड और ये सब कट के आता है। ये जो प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड होता है, जो पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, कि जब आप 60 पे रिटायर हुए आपको पीएफ वगैरह का पैसा मिलेगा, उसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। मतलब कि आपको जो सैलरी आ रही है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो उसमें से प्रोविडेंट फंड का पैसा काट के आपको सैलरी देगा। इंडिया और यूके की ये बात हुई कि सपोज करिए मैं इंडियन हूं, मैं यूके में नौकरी कर रहा हूं, यूके की कोई कंपनी है जो मेरे को सैलरी दे रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि मेरे को जो सैलरी मिल रही थी उसमें यूके की गवर्नमेंट भी मेरा प्रोविडेंट फंड काट रही थी, और जब मैं वो पैसा इंडिया भेजता था अपने घर, तो इंडिया की गवर्नमेंट भी उस पर प्रोविडेंट फंड काट रही थी। मतलब कि मेरी सैलरी में से दो बार सोशल सिक्योरिटी का पैसा कट रहा था। क्यों? प्रोविडेंट फंड क्या, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह क्या, सोशल सिक्योरिटी, कि मेरे को बुढ़ापे में 60 ईयर्स के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उस टाइम पे जो मेरे को पैसा मिलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। इट मींस कि अगर मैं इंडियन हूं और मैं यूके में काम कर रहा हूं तो मेरा सोशल सिक्योरिटी का पैसा दो बार कट रहा था। एक बार यूके गवर्नमेंट काट रही थी, एक बार इंडियन गवर्नमेंट काट रही थी। अब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ सीटा, तो वहां पे बोला गया कि अब से 3 इयर्स तक जो लोग यूके में 3 इयर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी के ऊपर यूके की गवर्नमेंट कोई भी सोशल सिक्योरिटी का पैसा डिडक्ट नहीं करेगी, प्रोविडेंट फंड पेंशन का पैसा डिडक्ट नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट उनका प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड का पैसा डिडक्ट करेगी। मीनिंग कि जो पहले डबल डिडक्शन हो रहा था सैलरी में, अब वो डिडक्शन सिर्फ एक बार होगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारे लोग यूके में काम कर रहे हैं वो अपने घर पे ज्यादा पैसे भेज पाएंगे। ज्यादा पैसे भेजेंगे तो हमारे देश में ज्यादा पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, और उससे
जो एक्स्ट्रा पैसा आया, कंजम्पशन बढ़ेगी, कि बाइक खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, किसानी कर ली, कुछ कर लिया। मीनिंग कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में काम कर रहे थे, अब उन्हें यूके में कोई भी सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं कटवाना 3 साल तक। ये काफी बड़ा बेनिफिट है। ऑल्सो ये जो हमारा सीटा अग्रीमेंट है, इसके तहत यूके जो है हमारे टेक्सटाइल्स के ऊपर, चाय के ऊपर, कॉफी के ऊपर और काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी हटाएगा। अभी मैं आपको और डिटेल में पिलर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से पिलर में हमारा क्या बेनिफिट यहां पे होने वाला है। अभी मैं आपको एक सीटा का ब्रॉड ओवरव्यू बता रहा था, लेकिन इसके बाद मैं सेक्टर वाइज आगे बढ़ूंगा कि एमएसएमई में क्या हो रहा है, फीमेल सेक्टर में क्या हो रहा है, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, केमिकल्स में क्या हो रहा है, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स में क्या हो रहा है, लेदर फुटवेयर में क्या हो रहा है। पिलर वाइज मैं आगे बढ़ के आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में क्या बेनिफिट हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। सवाल उठता है कि इसमें यूके का क्या फायदा है। ये जो अग्रीमेंट है, हमने बात कर ली कि यूके जो है इंडिया के 99% गुड्स पे से ड्यूटी हटा देगा, 100% वैल्यू पे से ड्यूटी हटा देगा। तो इसमें यूके का क्या फायदा है। इंडिया ने यूके को बोला कि हम आपके यहां से आने वाली जो ये स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं, इन पे से ड्यूटी हटाएंगे फेज्ड मैनर में। एक बार में नहीं हटाएंगे, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूके को ये बोला है कि आपकी जो है स्पोर्ट्स कार, हाई एंड लग्जरी कार्स इंडिया आती हैं, इन पे हम अगले 15 ईयर्स में, 15 साल में, अगले फेज्ड मैनर में ड्यूटी को कम करेंगे। आज की तारीख में यूके से इंडिया आने वाली जो गाड़ियां हैं, उन पे 150% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंडिया ने बोला कि अगले 15 ईयर्स में हम इसे 150% से कम करके 75% तक ले आएंगे। मतलब कि एक साथ ड्यूटी कम नहीं होगी, फेज्ड मैनर में कम होगी। साथ में यूके के स्कॉटलैंड एरिया में काफी हाई क्वालिटी की दारू शराब यानी कि विस्की स्कॉच बनती है। इंडिया ने बोला कि वो जो स्कॉच है उसके ऊपर भी हम ड्यूटी रिड्यूस करेंगे। तो मेजरली यूके को जो सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है वो विस्की में होने वाला है, गाड़ियों में होने वाला है। इसके अलावा यूके में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती हैं, अलग अलग टाइप की कोल्ड ड्रिंक और ये जूस और ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, इनके ऊपर ड्यूटी कम की जाएगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम की जाएगी। मतलब कि नायका की पिंक डे सेल में अब आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं यूके के। साथ में इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कार्स के ऊपर एक साथ नहीं बल्कि 15 साल में फेज्ड मैनर में ड्यूटी को रिड्यूस करने वाला है। तो आप देखिए कि इंडिया हमेशा एक गिव एंड टेक रिलेशन में बिलीव करता है कि हम अगर यूके से कह रहे हैं कि आप ड्यूटी कम करिए, तो हम भी यूके के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी कम कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, गाड़ियां हो, स्कॉच, विस्की हो, इन सब चीजों के ऊपर हम ड्यूटी कम कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर की। मैंने आपको बताया था कि मैं पिलर वाइज आपको पूरा बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको ये सीटा से क्या बेनिफिट होने वाला है, जितने भी पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, एग्रीकल्चर के जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे ये दो जगह पे यूज होंगे। जीएस पेपर 2 में अगर इंडिया यूके का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, एक तो वहां पे। सेकेंडली जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, किसानों की इनकम को डबल करने के लिए सरकार कौन से स्टेप्स उठा रही है, किस तरीके से फार्म इनकम के ऊपर सरकार फोकस कर रही है, तो वहां पे एक पॉइंट ये लिखा जा सकता है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हमारे किसानों का जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट होगा और उससे किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। तो इस तरीके से आप जीएस पेपर 3 में, इंटरनेशनल ट्रेड में और एग्रीकल्चर में इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। नाउ कृषि क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो यूके जो है इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 37.5 बिलियन का मार्केट एक्सेस देगा। कि मतलब 37.5 बिलियन के प्रोडक्ट्स इंडिया से यूके एक्सपोर्ट होंगे फार्म सेक्टर में। और हमारे 95% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर यूके कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएगा। हाँ, यूके ने बोला कि हमारे जो एग होता है, मीट होता है, इन सब के ऊपर हम ड्यूटी जीरो नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपके दाल हो गई, चावल हो गई, बासमती राइस वगैरह हो गया, इनके ऊपर हम ड्यूटी जीरो करते रहेंगे, एग और मीट के ऊपर नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहां पे मैंने लिखा 95% कि एग्रीकल्चर में मोस्टली जो हमारे किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी जीरो हो जाएगी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं एग मीट जैसे, उनके ऊपर जीरो नहीं होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इस डील के बाद हमें लगता है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 20% का इंक्रीमेंट होने वाला है। कि आज अगर
100 रुपीज का माल हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इस अग्रीमेंट के बाद से 120 रुपीज का माल हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम अपने जैक फ्रूट को, यानी कि कटहल को, मिलेट्स को, हमारा ज्वार बाजरा रागी और हमारे जो दूसरे ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं उनके एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करेंगे। इंडिया बदले में यूके से डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, एप्पल्स इंपोर्ट करेगा, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करेगा, लेकिन इंडिया ने ये बोला कि हम अपने जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए यूके से आने वाला जो दूध वाला सामान है, पनीर, चीज, घी एटसेट्रा, उनके ऊपर हम ड्यूटी जो है जीरो नहीं कर रहे। अब आप समझिए कि यहां से ये नजर आता है कि इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जो हमारे देश के लिए सही है हम वो करेंगे, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है वो हम नहीं करेंगे। यूके के साथ इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं, मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर की, लेकिन फिर भी हमने क्या बोला कि हम आपके यहां से आने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी जीरो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का किसान जो है डेयरी के ऊपर, गाय भैंस बकरी के दूध, मिल्क, चीज, घी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ से जीरो ड्यूटी के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आने लगे तो हमारे किसान के जो प्रोडक्ट्स हैं खराब होने लगेंगे, बिकेंगे नहीं, और ऐसे में हमारे किसान की इनकम इंपैक्ट होगी। इसको आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हो कि कैसे इंडिया अगर इतनी बड़ी बड़ी डील साइन कर रहा है उसमें हर एक छोटी बात में नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है कि जो हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए सही है वो काम किया जाएगा, और जो सही नहीं है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जैसे यूके ने बोला कि हम अपने एग और मीट के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं जीरो करेंगे, इंडिया ने भी बोला कि आपके यहां से जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी जीरो नहीं करेंगे। हम अपने डेयरी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एप्पल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एडिबल ऑयल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे कि जो भी हमारे यहाँ ये सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इन सब की प्रोडक्शन करते हैं उनको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको एक पेटेंट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कि मतलब ऐसा ना हो कल को कि यूके के किसान हमारे किसानों से सब कुछ सीख के खुद ही वहां पे हमारी वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो इंडिया ने बोला कि ये जो ट्रेड हम इंक्रीज कर रहे हैं इसके तहत हमारे फार्मर्स की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम पेटेंट प्रोटेक्शन देंगे, उनको हम पेटेंट कराएंगे, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हमारे किसानों की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको सेफगार्ड करेंगे, जिससे वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको यूके के फार्मर्स ना चुरा पाए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर हमने देख लिया कि कैसे ओपन अप तो कर रहे हैं, लेकिन डेयरी सेक्टर, एप्पल सेक्टर, इन सबको सेफगार्ड भी कर रहे हैं कि वहां पे ड्यूटी जीरो नहीं होगी। अब हम चलते हैं एमएसएमईज की तरफ कि जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको क्या यहां पे बेनिफिट मिलेगा, एक बारी वो समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हमारी जो एमएसएमईज होती हैं वो काफी सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वाले प्रोडक्ट सेल करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में बनाए जाते हैं, जैसे कि कांजीवरम साड़ी हो गई, तिरुपति लड्डू हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गई। इस तरीके के जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में बनते हैं, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं और हमारे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पूरी की पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से कोई सिल्क की साड़ी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वाली है वो यूके जा रही है, तो हम यूके को ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो वहीं पे वो सिल्क साड़ी की फैक्ट्री बना ले और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। नहीं, आपको खरीदनी आप हमसे खरीदो, हमारे लोकल एमएसएमई से खरीदो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी का स्पेशलाइज प्रोडक्ट है। हम उसकी पायरेसी और उसकी चोरी यूके में नहीं होने देंगे। तो आप देखिए कि हम ट्रेड को तो इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रेड को तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में जो हमारे छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे फार्मर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हमारे लेदर सेक्टर और हमारे फुटवेयर सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लगभग अगले कुछ वर्षों में $900 मिलियन पहुंच जाएंगे। ऐसे में क्योंकि हम लेदर और फुटवेयर के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होने वाला है वो तिरुपुर का होगा। तिरुपुर अपने तमिलनाडु में, आगरा का होगा, चेन्नई, कोल्हापुर एंड कानपुर। आपको पता है कि इन जगहों पे काफी ज्यादा लेदर, फुटवेयर, कपड़े का काम होता है, तो इन सब जगहों पे फैक्ट्रीज लगेंगी, एमएसएमईज और हैंडीक्राफ्ट वगैरह प्रमोट होगा और जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा। यूके ने बोला कि वो हमारे लेदर प्रोडक्ट्स पे से अपनी ड्यूटी हटा देगा। बेसिकली यूके जो है पहले 16% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था हमारे लेदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन यूके ने बोला कि अब मैं वो सब यहां से हटा दूंगा। तो हमारी जो
लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको यूके की मार्केट में एडिशनल एक्सेस मिलने वाला है। अब आप देखिए कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या पॉजिटिव बेनिफिट होने वाला है। एमएसएमईज की प्रोटेक्शन के लिए और ओवरऑल एमएसएमईज के प्रमोशन के लिए सरकार क्या कर रही है। थर्ड पिलर है कि जो ओवरऑल कस्टम प्रोसीजर्स हैं, जो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट्स हैं यूके में, उसमें क्या बात हुई। यहां पे बोला गया कि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स यहां से यूके जाएंगे, उनके लिए जितने भी कस्टम प्रोसीजर्स हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि ये जो शिप्स वगैरह होते हैं कस्टम में फंस जाते हैं, महीनों महीनों शिप जो है खड़ा हुआ है, कस्टम का क्लियरेंस ही नहीं मिल रहा। दोनों साइड के कस्टम ऑफिशियल्स को बोला जाएगा कि इंडिया और यूके से आने वाला सामान जो है उसके ऊपर आप फटाफट से क्लियरेंसेस कीजिए। और सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि अगर इंडिया से यूके कोई सामान जा रहा है या फिर यूके से इंडिया कोई सामान आ रहा है, तो एक ही ऑफिसर के पास जाना है, अप्रूवल लेना है और अपना माल लोड अनलोड करवाना है। ऐसा नहीं कि फाइल अभी यहां गई है, फिर वहां जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर उधर जाएगी। 10 जगह पे बिजनेसमैन को भागने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सारे अप्रूवल दिलवा के आपका माल लोड अनलोड हम करवा देंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटेन की मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट्स और ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स को बराबर से नापा जाएगा। मतलब कि ऐसा होता है ना कई बार कि हम कहते हैं कि चाइना का प्रोडक्ट तो बेकार है, ये वो। यूके ने बोला कि इंडिया के जितने भी लेदर, फुटवेयर, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल गुड्स इंडिया यूके में आएंगे, हम उनका प्रमोशन ऐसे करेंगे कि ब्रिटेन की सारी जनता ये कहेगी कि हाँ, यूके और इंडिया के प्रोडक्ट जो है बराबर क्वालिटी के हैं, बराबर हैं, आपको जो खरीदना है आपको खरीद लो। मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंडिया और ब्रिटेन के गुड्स को। साथ में हमारे यहां से जो आईटी प्रोफेशनल्स यूके जाते हैं उनके वीजा को आसान बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे यहां से ज्यादा लोग जो हैं वो यूके जा सकें। इसके अलावा आपको पता है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट होती है। सरकार को कभी एलईडी बल्ब प्रोक्योर करने होते हैं, कंप्यूटर प्रोक्योर करने होते हैं, लैपटॉप प्रोक्योर करने होते हैं। इस तरीके की जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं उसमें पहले ये होता था कि सिर्फ यूके की कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती थी, कि अगर यूके की गवर्नमेंट ने कोई टेंडर निकाला तो सिर्फ यूके के बिजनेसमैन जो है उस टेंडर को भर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो इंडिया के जो बिजनेसमैन है वो भी यूके गवर्नमेंट के टेंडर्स भर के अपना ये सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं। फिर बात होती है विमेन एम्पावरमेंट की। अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये जो हमारे यहां से एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने वाले हैं, हमारे यहां से ज्यादा सामान जो यूके जाने वाला है, इसमें काफी सारे जेंडर इंक्लूसिव प्रोविजंस भी हैं। और लगभग जितना भी सामान इंडिया से यूके जाएगा उसमें से $23 बिलियन का सामान जो है दैट विल बी मेड बाय फीमेल्स। जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो फीमेल आर्टिसंस हैं वो इस माल को बना के उधर भेजेंगी। मतलब कि फीमेल्स की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फीमेल्स की जो ओवरऑल कंपनीज हैं, फीमेल्स के जो एमएसएमईज हैं, फीमेल्स की जो फाइनेंसिंग है उसको इंप्रूव किया जाएगा। और ज्यादा महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने बोला कि हम फीमेल्स को इजी लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो ये सामान बना के यूके एक्सपोर्ट कर पाए, और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर करके यूके भेज पाए। अगर हम बात करें अपने यूथ की जो हमारे यहां से यूके जाता है काम करने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे यहाँ के वर्कर्स जो यूके में काम कर रहे हैं उनको अब डबल डबल सोशल सिक्योरिटी डिडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है 3 साल के लिए। सबसे पहली बात वही हुई कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से उनको एग्जाम्पशन मिल गया 3 साल के लिए, जिससे उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वो अपने घर ज्यादा पैसा भेज पाएंगे। अब एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट। ये जो इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट होता है बेसिकली क्या होता है। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को अपनी कंपनी खोलनी है यूके में। सपोज करो मैं इंडिया का बिजनेसमैन हूं, मेरे को यूके में एक कंपनी खोलनी है। मैं यूके गवर्नमेंट के पास गया कि सर मेरे को ये कंपनी खोलनी है, मेरे को परमिट दे दो। वो लोग क्या करेंगे, पहले अपनी इकोनॉमी पूरी देखेंगे कि ये जो बंदा प्रपोजल लेके हमारे पास आया है, हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, क्या ये हमारी इकोनॉमी में फिट होता है या नहीं होता, इसका जो बिजनेस आइडिया क्या ये हमारे को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। इसे कहते हैं इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट, कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। उसके बेसिस पे परमिट दिया जाएगा कि हाँ जरूरत है तो परमिट ले लो, जरूरत नहीं है
तो परमिट कैंसिल, जाओ वापस। इस एग्रीमेंट के अंदर, सीटा के अंदर, यह बोला गया कि अगर हमारा कोई बिजनेसमैन यूके में बिजनेस करना चाहता है तो अब से उसके ऊपर कोई भी इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि 36 सर्विसेज सेक्टर ऐसे ओपन अप किए गए हैं, 36 सेक्टर्स ऐसे ओपन करे गए हैं जहां पे अगर हमारा बिजनेसमैन चाहे तो वहां जाके अपनी कंपनी खोल सकता है बिना इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट के। बहुत बड़ी बात है, न्यूज़पेपर्स में ज्यादा इसको रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन एक्सेलेंट पॉइंट है अगर आप अपने जीएस पेपर 3 एसए और इंटरव्यू में इस पॉइंट को बोलते हैं तो, कि हमारे बिजनेसमैन के लिए अब 36 सेक्टर्स में इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम इंडिया से 1800 से ज्यादा शेफ्स, योगा एक्सपर्ट्स और म्यूजिशियंस को बुलाएंगे जो कि यूके आके हर साल काम कर सकते हैं। इसके अलावा पहले यूके गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट हुआ करती थी कि अगर आप यूके में कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको वहां पे कंपलसरी ऑफिस बनाना पड़ेगा। यूके की गवर्नमेंट ने बोला कि यार ऑफिस बनाना तो मुश्किल हो जाता है, कि पहले आदमी बिजनेस सेट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा, तभी तो ऑफिस खोलेगा ना। तो यूके की गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, हम डे वन से ऑफिस खोलने की रिक्वायरमेंट को हटा रहे हैं। अगर आप हमारे 35 सर्विसेज सेक्टर में कोई बिजनेस यूके में ओपन अप करना चाहते हो तो आप 2 साल तक बिना यूके में ऑफिस बनाए इंडिया से ही ऑपरेट करके अपना बिजनेस चला सकते हो। पहले क्या होता था कि सपोज मेरे को वहां पे कोई बिजनेस खोलना है सर्विसेज में, तो मेरे को वहां जाना होता था, वहां पे ऑफिस सेट करूंगा, रजिस्टर करवाऊंगा, फिर मैं बिजनेस शुरू करूंगा। मेरा इतना खर्चा हो गया, कल को बिजनेस नहीं चला, मेरा तो पैसा डूब गया। यूके की गवर्नमेंट ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम इस कंडीशन को रिलैक्स कर देते हैं। 35 सेक्टर्स में अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आप इंडिया बैठे बैठे चला लो, यूके में आके ऑफिस रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखो कितना आसान हो रहा है कि आपकी सोशल सिक्योरिटी की जो पेमेंट डिडक्ट होती थी वो हटा दी, आपको इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको ऑफिस रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप देखो ये सारे पॉइंट्स को अगर कलेक्ट करके देखें तो जीएस पेपर 3 का कितना जबरदस्त आंसर बनता है अगर हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो यूके ने हमारे केमिकल सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स को भी अब ड्यूटी फ्री करने की बात करी है, और इससे हमारी जो केमिकल कंपनीज हैं उनके यूके में एक्सपोर्ट्स 30 से 40% से इंक्रीज होंगे। लगभग ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में हमारी केमिकल कंपनीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $750 मिलियन के हो जाएंगे, और इंडिया जो है वो यूके में काफी मेजर प्लेयर बन के उभरेगा इन टर्म्स ऑफ केमिकल सप्लाई चेन, कि हम यूके के काफी सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में अपना माल सप्लाई कर रहे होंगे। वहीं अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, इंक्लूडिंग मेंस आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज, सब कुछ कवर्ड है तीनों बैचेस में। सीसैट, पॉलिटी, आईआर, तीनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। केमिकल के बाद अगला नंबर लगा जेम्स एंड ज्वेलरी का। हमारे यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो काफी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना के यूके एक्सपोर्ट करते हैं। यूके में काफी हाई इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं और उन्हें इंडियन ज्वेलरी का काफी शौक है। तो यूके ने बोला कि इंडिया से आने वाले जो जेम्स और ज्वेलरी हैं हम उन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी लगभग 0 कर देंगे। आज की तारीख में हम लगभग $941 मिलियन की ज्वेलरी यूके एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगले 2 से 3 साल में ये जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है डबल हो जाएगी। मतलब कि हमारी गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है उसको काफी मेजर बेनिफिट इस अग्रीमेंट से होने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, इंडिया से काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व हैं, ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स इन्वॉल्व और इन्वर्टर्स इन्वॉल्व हैं। इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो यूके काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। और आपको पता है कि मेक इन इंडिया के अंदर हम अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन एप्पल का आईफोन भी अब इंडिया में बनने लगा है, सैमसंग की फैक्ट्री भी इंडिया में लग रही है। ऐसे में जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर होने लगे हैं। यूके ने बोला कि इंडिया से आने वाले स्मार्टफोन्स, केबल्स, अलग अलग डिवाइसेस और अपने इन्वर्टर्स, इनके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर देंगे, जिसका मतलब है कि हमारी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें मरीन प्रोडक्ट्स की, मरीन प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया फिश, क्रैब्स, श्रिम्प्स, ये सब जो सी फूड होता है ये प्रोसेस होकर यूके एक्सपोर्ट होता था। यूके ने बोला कि ये जो सी फूड का एक्सपोर्ट है इस पे से भी हम ड्यूटी हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो सी फूड को प्रोसेस करती थी
उनका भी मुनाफा यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। वहीं अगर मैं इंजीनियरिंग गुड्स की बात करता हूँ, इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की सस्पेंशन केबल्स हो गई, ब्रिजेस का मटेरियल हो गया, इस तरीके के जो हाई लेवल के इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं, मशीनरी हो गई, कैपिटल गुड मशीनरी हो गई, ये सब मशीनरी हम यूके एक्सपोर्ट करते थे। लगभग ऐसी 1659 आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। यूके ने बोला कि ये 1659 आइटम्स जो हैं इनके ऊपर से टैरिफ हटा दिया जाएगा और इनको यूके में आने दिया जाएगा। लगभग लगभग हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा है, उनका यह मानना है कि ये जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं ये इंडिया यूके ट्रेड का लगभग 17% ऑक्यूपेशन करते हैं। लगभग 7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट हम 2029 और 30 तक टारगेट कर रहे हैं कि इतनी हाई वैल्यू का जो एक्सपोर्ट है वो हम यूके में करेंगे हमारे इंजीनियरिंग गुड्स का। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ये सारी चीजें यहां पे कवर हो रही हैं। फिर हम आते हैं फार्मा सेक्टर पे। आपको पता है कि अफ्रीका के जो देश हैं वो इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक ड्रग्स। कि इंडिया जो है वो जेनेरिक ड्रग्स का काफी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, कि हमारे यहाँ हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट के काफी अच्छे ड्रग्स जो हैं, दवाइयां जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं। यही दवाइयां अब हम, यही वैक्सीन्स हम यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इंडिया से आने वाले जितने भी जेनरिक ड्रग्स हैं उनके ऊपर हम जीरो टैरिफ लगा देंगे। कि हमारे यहां से जितनी भी जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं यूके पे, पहले इनके ऊपर एक ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब हमने बोला कि इनके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। साथ में जो अलग अलग मेडिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन और दूसरे टाइप की जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जाएगा और उनके ऊपर भी जो ड्यूटी है वो जीरो करी जाएगी। तो आप देखिए कि मेक इन इंडिया जो है कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चलते सक्सेसफुल हो रहा है। चाहे आप मेक इन इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, इंजीनियरिंग गुड्स लीजिए, मेक इन इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लीजिए, मेक इन इंडियन केमिकल सेक्टर लीजिए, मेक इन इंडियन हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर लीजिए, तो आपको देखेगा कि कैसे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में इस अग्रीमेंट का काफी बड़ा रोल होने वाला है। ऑल्सो इंडिया और यूके ने बोला कि हम एक अग्रीमेंट नेगोशिएट करेंगे, साइन नहीं हुआ है, नेगोशिएट करेंगे, दैट इज डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या है? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन वही वाला अग्रीमेंट है कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है तो उसको 2 बार सोशल सिक्योरिटी का प्रोविडेंट फंड ना कटवाना पड़े, सिर्फ एक बार डिडक्ट हो। अभी के लिए बोल दिया गया है कि 3 साल के लिए नहीं डिडक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म एक अग्रीमेंट अगर हमारे को करना है तो उसके लिए ये डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इंडिया और यूके अभी नेगोशिएट करेंगे। ये साइन नहीं हुआ है, इसका नेगोशिएशन अभी बाकी है। इसके अलावा आप देखिए, अभी तक ये जो हमारा सीटा था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट, इसमें मैंने सिर्फ बात करी गुड्स और सर्विसेज की। हमारे यहां से सामान वहां जाएगा, उधर से यहां आएगा, उधर से स्कॉच, विस्की, गाड़ियां और ये सब हमारे यहाँ आएगा, हमारे यहाँ से दवाइयां, केमिकल्स, मशीनरी वगैरह उधर जाएगा। लेकिन कहीं पे भी हमने ये बात नहीं करी कि हमारे यहाँ के बिजनेसमैन उधर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनके बिजनेसमैन हमारे यहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो सीटा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात अभी नहीं हुई है कि अगर हमारे यहां मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इस टाइप के बिजनेसमैन यूके में कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन कैसे होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कैसे किया जाएगा, या उधर के कोई बड़े बिजनेसमैन इंडिया आके पैसा लगाना चाहते हैं तो हम उनकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफगार्ड करेंगे, इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है। उसके लिए भारत सरकार ने बोला कि हम एक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अलग से नेगोशिएट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये इन्वेस्टमेंट्स कवर नहीं कर रहा, सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कवर कर रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग से एक अग्रीमेंट साइन होगा, दैट इज द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इसके अलावा हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा, जैसे कि इंश्योरेंस मार्केट, पेंशन मार्केट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, कि हमारे यहाँ जो जीरोदा, ग्रो, एंजल वन और ये सब कंपनीज हैं उनका उधर के शेयर ब्रोकर्स वगैरह के साथ एक कनेक्शन बनवाया जाएगा कि जिससे इंडियंस जो है यूके की शेयर मार्केट में और यूके के जो लोग हैं इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए। नेक्स्ट इज कि हमारी जो ओवरऑल फाइनेंशियल पार्टनरशिप है उसमें हम और दूसरे एरियाज में भी बात करने वाले हैं, जैसे इनोवेशन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ग्रीन फाइनेंसिंग पे और एसेट मैनेजमेंट पे। साथ में
हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी करेंगे, जहां पे यूके जो है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर कोऑपरेशन होगा। सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल था वो आना बंद हो गया था। बीच में जब हमारा चाइना के साथ कंफ्लिक्ट हुआ था तो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि चाइना के यहां से जो चिप आती थी, एक सेमीकंडक्टर चिप जो हमारी गाड़ियों में लगती है, वो आनी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा को काफी प्रॉब्लम हुई थी। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई चेन, कि हमारी इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए पीछे से वही नहीं आ रहा है। इंडिया और यूके ने बोला कि यार ये चाइना का बहुत ज्यादा हो गया है, ये जब चाहे सप्लाई चेन रोक देता है और अपनी मनमर्जी करने लगता है। ऐसे में अगर हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है तो हमें रॉ मटेरियल की जो सप्लाई है उसको सेफगार्ड करना होगा। जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसको हमें और अच्छा करना होगा। इसके लिए इंडिया यूके साथ में मिलके सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर काम करेंगे। साथ में आपको पता है कि हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े एडवोकेट मोहनदास करमचंद गांधी यूके से पढ़ के आए थे। तो मतलब कि लीगल फील्ड में इंडिया यूके कनेक्टेड रहे हैं। वही बात यहां पे की गई कि इंडिया यूके लीगल प्रोफेशनल कमेटी बनाई जाएगी, जिससे हमारे यहाँ के एडवोकेट्स और उनके यहाँ के एडवोकेट्स आपस में कोलैबोरेट करके और चीजों को आगे बढ़ा सके और लीगल डोमेन में, लॉ के डोमेन में हमारी कोऑपरेशन बढ़ सके। इसके अलावा इंडिया यूके, अब ट्रेड इतना बढ़ेगा तो लोग इधर से उधर जाएंगे भी। हम अपना एयर सर्विस अग्रीमेंट जो है उसको रिन्यू करेंगे। एयर सर्विस अग्रीमेंट का मतलब होता है कि इंडिया और यूके आपस में फ्लाइट्स चलाने के लिए एक अग्रीमेंट लाते हैं जिसका नाम है एयर सर्विस अग्रीमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके ने यह डिस्कस करा कि जो हमारे यहाँ का एयर सर्विस अग्रीमेंट है इसको प्रमोट किया जाएगा, जिससे इंडिया के ज्यादा से ज्यादा शहरों से यूके की डायरेक्ट फ्लाइट चल सकें और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम कोलैबोरेट कर पाए। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी में भी हम यूके के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे, जहां पे बोला गया कि हमें इलिसिट फाइनेंस रोकना है, जो कि टेरर के लिए पैसा यूज होता है, ड्रग्स बेच के पैसा यूज होता है, हथियार बेच के पैसा आता है, इलिसिट फाइनेंसिंग, उसको हमें रोकना है। टैक्सेशन मैटर्स में हमें कोऑपरेशन करनी है कि कोई हमारे यहाँ का टैक्स चोर अगर कहीं और जाके बैठ गया तो यूके उसमें हमारी मदद करेगा। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो रिफॉर्म किया जाए। आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड है आज की तारीख में वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मैं आपको कुछ अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताने वाला हूं जो आपके जीएस पेपर 3 इंटरनेशनल ट्रेड और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड हैं और वहां पे सीधे सीधे यूज होंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके ने बोला कि जो ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कि यूएस, यूके, फ्रांस जैसे देश जो एडवांटेज उठाते हैं इनका, ये नहीं होना चाहिए। रूल बेस्ड होना चाहिए, जो रूल है सबके लिए। अमेरिका कभी भी ये नहीं बोल सकता कि मैं इस रूल को नहीं मानूंगा। फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। कि चाहे छोटी से छोटी कंट्री घाना, नामीबिया हो, या फिर बड़ी कंट्री जैसे इंडिया, चाइना हो, या बहुत बड़ी कंट्री यूएस, यूके हो, सबके लिए ट्रेडिंग रूल्स बराबर होने चाहिए, इक्विटेबल होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए और उसी तरीके से हमारा ओवरऑल ट्रेड आगे बढ़ना चाहिए। डब्ल्यूटीओ में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो छोटी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, उनको स्पेशल कंसेशंस मिलने चाहिए। यहां से आपको ये दिखेगा कि वैसे तो इंडिया यूके अपनी खुद की बात करने गया था, लेकिन हमने यहाँ पे लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में भी बात करी। जो इंडिया बार बार कहता है दैट वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि हम डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज की आवाज हैं। इस पॉइंट से आपको नजर आएगा कि कैसे हम लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज हैं, कि हम उनके लिए भी यहाँ पे जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं कि जितने भी छोटे देश हैं, चाहे अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, एशिया के, उनके साथ प्रॉपर ट्रेडिंग होनी चाहिए। आप उनको कंसेशंस दीजिए, उनको ड्यूटी कंसेशन दीजिए और उनके ऊपर बहुत ज्यादा ड्यूटी मत लगाइए। डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करिए जिससे कि उन देशों को ट्रेड करने में आसानी हो और एक इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सके। तो आप देखिए, इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, हम जहां पे भी कोई बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ को साथ में लेके बात करते हैं। अगर आपको साउथ साउथ कोऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट्स वहां पे बोल सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हम जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एक दूसरे के देश में।
प्राइमरली इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि स्कूल, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में यूके हमारी मदद करेगा। यूके की एक डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, और यूके इंडिया डेवलपमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है। इन तीन मैकेनिज्म्स के अंदर, ये तीनों मैकेनिज्म्स आपको याद होने चाहिए। मेंस में सीधा क्वेश्चन बनता है कि कैसे इंडिया में इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूके और इंडिया जो है इन सब मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाएंगे। साथ में हम ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन भी करने वाले हैं। ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन का मतलब होता है इंडिया यूके आपस में बातचीत कर रहे हैं, इंडिया यूके आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं, एक बात है, लेकिन हम दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके एक और डीपर कोलैबोरेशन बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया यूके ऑस्ट्रेलिया, कि अगर हमें लगता है कि हम तीनों का कोई कॉमन एरिया है, कोलैबोरेट कर लो। फॉर एग्जांपल इंडिया यूके फ्रांस, अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा डोमेन है जहां पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कर लो। इस तरीके से ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। साथ में इंडिया यूके ने एक कल्चरल कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन करा कि हम ओवरऑल अपने कल्चरल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि योगा हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, इन सब चीजों में। तो ये था हमारा पिलर नंबर 1, दैट इज ग्रोथ पार्टनरशिप। अब हम आएंगे अपने पिलर नंबर 2 पे, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, कि हमारी जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, हमारी जो इनोवेशन है, उस डोमेन में हम यूके के साथ कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहां पे आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जीएस पेपर 3 में, या फिर जीएस पेपर 2 में भी मिल सकता है, कि टेक्नोलॉजी जो है इट इज बिकमिंग एन एंकर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका एक काफी इंपॉर्टेंट एंकर बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बन रही है उसमें हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कि जिस देश के साथ हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इनोवेशन अलाइन होती है, हम साथ में काम कर सकते हैं, उस देश के साथ हम काफी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस कि टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एंकर फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, और इस पॉइंट को यूज करके आपका एक बहुत अच्छा आंसर तैयार हो सकता है जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में। इंडिया और यूके ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के डोमेन में साथ में काफी सारा काम करने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं इंडिया यूके कोलैबोरेशन के। सबसे पहले हमने बोला कि जो टेक्नोलॉजीज ऑफ टुमारो हैं, कल की टेक्नोलॉजीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप की जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनमें हम कोलैबोरेट करेंगे। इंडिया यूके ने लास्ट ईयर 2024 में एक इनिशिएटिव साइन करा था, दैट इज यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, इसे टीएसआई भी बोला जाता है, आपको कई जगह पे दिखेगा टीएसआई, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसके अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिक्योरिटी के लिए कैसे किया जा सकता है, उसमें इंडिया और यूके कोलैबोरेट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टार लगा के इसको लिखेंगे प्लीज, दैट इज टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसके अलावा इंडिया यूके ने मिलकर एक साइंस एंड इनोवेशन काउंसिल भी बनाया है, जिसके तहत जो इंडिया यूके के साइंटिस्ट हैं वो ओवरऑल टेक्निकल कोलैबोरेशन करेंगे। साथ में हमने एक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल पार्टनरशिप भी साइन करी है यूके के साथ, कि हेल्थ के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। हमने एक कॉरिडोर एस्टैब्लिश करा यूके के साथ, दैट इज यूके इंडिया रिसर्च एंड इनोवेशन कॉरिडोर। साथ में एक जॉइंट सेंटर फॉर एआई बना रहे हैं, जिसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एआई यूज करके कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर यहां पे बात की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूके ने बोला कि जो जॉइंट सेंटर फॉर एआई बनेगा, इसके तहत हम जो भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन एआई को यूज करके निकालेंगे, उन सॉल्यूशंस को हम अपने बिजनेसमैन को दे देंगे, जिससे कि वो उनके ऊपर और डेवलपमेंट करके हमारे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर पाए। साथ में हमने एक और ग्रुपिंग बनाया यूके के साथ, दैट इज सिक्योर बाय डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन, कि आने वाली जो 6G कम्युनिकेशन है उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और ओवरऑल टेलीकम्युनिकेशन को कैसे सिक्योर बनाया जा सकता है, साइबर रेजिलियंस कैसे बनाई जा सकती है, हैकिंग और दूसरे जो डेटा चोरी के मामले हैं उनको कैसे रोका जा सकता है। इन सब के लिए हमने एक सिक्योर बाय डिजाइन टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप बनाया। ऑल्सो हम यूके के साथ एक
कनेक्टिविटी इनोवेशन सेंटर भी बना रहे हैं कि ओवरऑल ऑप्टिक फाइबर, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे हम यूके के साथ अपनी टेक्निकल कोऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आप मेंस पेपर 2 और पेपर 3 में एज इट इज यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सीसैट, पॉलिटी और आईआर के कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करेंगे लिंक यूज करके। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए पॉलिटी और आईआर का बैच, और प्री के लिए पूरा एंड टू एंड सीसैट आपको इस बैच में मिलेगा। इसी के साथ टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप में ही हमने क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उसके बारे में बात करी। मैंने आपको पहले भी बताया है दूसरे लेक्चर्स में कि आजकल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हाइड्रोजन इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, इन सब जगहों पे ये अलग अलग टाइप के क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल जो है ये यूज होते हैं। चाइना जो है इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और हम आज चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जब अर्जेंटीना और ब्राजील गए थे, वहां पे उन्होंने ये बात करी थी कि हमें लिथियम और बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को स्मूथ बनाना है। यही सेम बात यूके में करी प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर हम चाहते हैं कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एडवांस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो करें, तो हमें चाइना के ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स की रिलायंस को कम करना होगा, चाइना के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना होगा, और इसके कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालने होंगे कि कैसे हम अपनी ओवरऑल जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई है उसको इंश्योर कर सकते हैं। इंडिया और यूके ने एक जॉइंट इंडस्ट्री गिल्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स बनाने की बात करी कि हमारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको मिला के हम एक ग्रुप बनाएंगे कि कैसे हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया जा सकता है। साथ में हमारी सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम सर्कुलर इकोनॉमी भी साथ में डेवलप करेंगे कि जो भी सामान हमने डिस्कार्ड कर दिया उसको रिसाइकिल करके रीयूज कैसे किया जा सकता है। साथ में इंडिया यूके ने एक और पार्टनरशिप साइन करी, दैट इज यूके इंडिया बायोटेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड बायोटेक मटेरियल्स, बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग, बायो प्रिंटिंग और जीन थेरेपी की जा सकती है। आपको पता है कि ये जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके हम अपनी क्रॉप्स को ड्राउट रेजिलिएंट, फ्लड रेजिलिएंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। इस तरीके के क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसमें भी हम यूके के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। साथ में सेमीकंडक्टर्स के एरिया में, एडवांस मटेरियल और साइबर सिक्योरिटी में यूके के साथ हमारा कोलैबोरेशन होगा, ये तो हम देख ही चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको पता है कि इसरो जो है हमारी, वो एक काफी उभरती हुई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में स्पेस के डोमेन में इंडिया और यूके की जो स्पेस एजेंसीज हैं वो कोलैबोरेट करेंगे। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में साथ में काम किया जाएगा जिससे कि फ्यूचर के पैंडेमिक्स को प्रिवेंट किया जा सके, और ओवरऑल दवाइयों की, वैक्सीन की और मेडिकल डिवाइसेस की जो सप्लाई है उसको इंश्योर करवाया जाएगा। इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए, ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, पैंडेमिक्स को रोकने के लिए, दवाइयों की सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए इंडिया और यूके ने एक ग्रुप बनाया, दैट इज हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज जॉइंट वर्किंग ग्रुप। यहां पे हमारे और उनके जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं वो साथ में काम करेंगे टू मेक श्योर कि अगला पैंडेमिक रोका जा सके, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो एंटीबायोटिक्स के चलते बढ़ रही है उसको कैसे रोका जा सके, और ओवरऑल डिजिटल हेल्थ जो है उसको कैसे रोका जा सकता है। साथ में हमने एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन डायलॉग भी साइन करा कि कैसे टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट किया जाएगा और उसमें ट्रेड के लिए यूज किया जा सकता है। कमिंग टू पिलर नंबर 3, दैट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। पिलर नंबर 1 ग्रोथ का था, जहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और दूसरे इकोनॉमिक डायलॉग्स की बात करी। पिलर नंबर 2 था अबाउट साइंस एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड पिलर नंबर 3 इज अबाउट डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया और यूके ने बोला कि हम डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करेंगे, और उसके लिए हम एक 10 ईयर का डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप साइन कर रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मतलब है अब ये नया हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा जो यूके और अमेरिका से हथियार इंपोर्ट करता था। अब हम सिर्फ इंपोर्टर नहीं है, हम अब डिफेंस के मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं। हम डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अब आप देखना लैंग्वेज में डिफरेंस, कि जब भी हम किसी देश से बात करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि यार हमें तुमसे ना सामान खरीदना नहीं है, साथ में बनाना है तो बताओ वरना रहने दो। यानी कि जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन,
को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ये सारे कीवर्ड्स आप मेंस में लिख सकते हो कि हम अपने डिफेंस में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और किसी दूसरे देश के ऊपर अपनी डिपेंडेंस नहीं रखना चाहते। इसलिए इंडिया ने यहां पे बात करी डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप की कि हम यूके की डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा और साथ में ही उसकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रमोट करी। और तभी मैंने यहां पे एक वर्ड मेंशन करा है, दैट इज को डेवलपमेंट, कि हम यूके के साथ मिलके जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, उनका को डेवलपमेंट हम करेंगे। इसी के साथ हमने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप साइन करी कि जो हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं जेट में, मिसाइल्स में जो यूज होते हैं, उनमें कैसे हम एडवांस रिसर्च कर सकते हैं वो, एंड प्लस जेट इंजन एडवांस कोर टेक्नोलॉजीज, कि हमारे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, जो आगे हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाएंगे, उसमें किस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स लगेंगे, कोर टेक्नोलॉजी लगेंगी, उसकी यहां पे बात की गई। साथ में यहां पे 2+2 डायलॉग जो है उसको भी इंक्रीज करने की बात करी गई। 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग का मतलब होता है, ये एक स्पेशल टाइप का डायलॉग होता है जो हम अपनी क्लोज कंट्रीज के साथ करते हैं, जहां पे हमारे डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स मिलके आपस में बातचीत करते हैं। इंडिया यूके ने बोला कि हम टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, डिफेंस में इतना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं कि अब हमें ये 2+2 डायलॉग का जो लेवल है इसे इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि हमारे डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस कर सकें। इसके अलावा इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अंदर हम अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज करेंगे। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है, यहां पे इंडिया और यूके मिलके सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, जिससे कि यहां पे टेंशंस कम हो, आतंकवाद ना फैले, वॉर ना हो, युद्ध ना हो। मतलब कि इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में मिलके इंडिया और यूके अपना कोलैबोरेशन प्रमोट करेंगे, यानी कि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको यूके सपोर्ट करेगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम इंडो पैसिफिक में ओवरऑल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए एक सेंटर बनाएंगे, दैट इज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि ओवरऑल इंडो पैसिफिक एरिया में मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कैसे सिक्योरिटी को एडवांस किया जा सकता है, इन सब चीजों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज तो करेंगे ही, हमने यूके को एक बात और बोली, एंड दैट इज, आपको दिख रहा है कि ये पूरा इंडो पैसिफिक एरिया है और यूके अपनी अलग अलग शिप्स को, आर्मी को, नेवी, एयरफोर्स को यहां पे भेजता रहता है। हमने यूके को बोला कि अगर आपका कभी भी इंडो पैसिफिक में कोई भी शिप खराब हो जाए, आपकी कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए, आपका कोई हवाई जहाज खराब हो जाए, तो आप उसे हमारे यहां भेज सकते हो और हम उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी यूके का एक प्लेन इंडिया में ही 20-25 दिन खड़ा रहा था और उसको लेके काफी इंटरनेट पे मीम्स भी बनाए जा रहे थे कि यूके का प्लेन अब हमारे यहां ही रहेगा। ऐसे में इंडिया जो है यूके के लिए एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी काम करेगा, कि जब भी यूके का इंडो पैसिफिक में कोई भी इक्विपमेंट खराब होगा तो हम यूके को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, उनकी आर्म्ड फोर्सेस को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में अंडर वाटर कैपेबिलिटीज, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन्स और सबमरीन्स के डोमेन में इंडिया यूके कोलैबोरेट करेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी में ही जो अगला इंपॉर्टेंट पिलर था, दैट इज टेररिज्म। आपको पता है कि भारत जो है वो टेररिज्म का विक्टिम रहा है और यूके में भी लंदन की ट्यूब ट्रेन में बहुत बार भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ऐसे में इंडिया और यूके दोनों ही टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं। यहां पे कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। जब भी आपको टेररिज्म का आंसर आएगा लिखने के लिए, ये सारे कीवर्ड्स आप लिख सकते हो। इसमें से कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो आप एग्जाम में यूज नहीं कर पाओ। सारे कीवर्ड्स आप एग्जाम में एज इट इज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया यूके ने बोला कि यूनाइटेड नेशंस में और ग्लोबल डोमेन में हम आतंकवाद को रोकने के लिए अपनी कोलैबोरेशन को इंक्रीज करेंगे और साथ में रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म जो है उनको रोका जाएगा। टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए हम साथ में काम करेंगे, यानी कि जो आतंकवादियों को पैसा मिलता है उसको रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, कैसे उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाए जा सकते हैं, कैसे क्रिप्टो करेंसी को रोका जा सकता है, अलग अलग फाइनेंसिंग टूल्स को रोका जा सकता है, आतंकवादियों को जहां से भी पैसा मिलता है उन चीजों को कैसे रोका जा सकता है, वो इंडिया और यूके साथ में बात करेंगे। पाकिस्तान की तरफ रेफरेंस देते हुए यूके ने बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है काफी खराब बात है
और ये नहीं होना चाहिए। आप देखो कि यूके में कितना चेंज आ गया है। 1960s में, 1970s में कोल्ड वॉर के समय पे यूके हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, कभी भी भारत का साथ नहीं देता था। लेकिन अब ये नया भारत है, उभरता हुआ भारत है, और इसलिए यूके को देखा कि यार इंडिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूके ने क्या बोला कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ये आतंकवाद रोकना चाहिए। साथ में हमने बात करी कि जो आतंकवादियों के पास ड्रोन और दूसरी टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है, तो ये न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो है आतंकवादियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ में टेररिज्म का रिक्रूटमेंट रुकना चाहिए। ये जो पाकिस्तान ने पूरा नौकरी.com खोल रखा है आतंकवादियों का, ये रुकना चाहिए। इसके अलावा इंडिया यूके एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस डेटा शेयरिंग करेंगे कि अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कभी कोई आतंकवादियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिले या उनको मिले तो हम उसे शेयर करेंगे। साथ में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अगेंस्ट भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, उनके अगेंस्ट भी कंक्रीट स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। साथ में एक बात की गई अबाउट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। आपको पता है कि यूके में काफी सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स रहते हैं जो कि इंडिया में से पंजाब को अलग करके खालिस्तान का नया स्टेट बनाना चाहते हैं। वो कई बार हमारे यहाँ एंटी इंडियन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे में इंडिया ने कड़े शब्दों में बोला कि दोनों ही देशों में जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है ये रुकना चाहिए, और पर्टिकुलरली यूके में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर यूके की गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। यानी कि ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है कि यूके में बैठ के इंडिया में जो इंस्टेबिलिटी फैलाने का धंधा चालू है, वो रुकना चाहिए। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, इलीगल इमिग्रेशन को रोका जाएगा। यूके ने एक कंसर्न उठाया था कि इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं यूके, यहां पे आके अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं और इलीगली रहना शुरू कर देते हैं। इंडिया ने बोला ये तो गलत है। तो इंडिया ने बोला कि ऐसे जितने भी इंडिया के इलीगल इमिग्रेंट्स यूके में रह रहे हैं, हम उन्हें रोकेंगे और मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। इंडिया और यूके के बीच में एक अग्रीमेंट है, दैट इज मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप, जिसके चलते इंडिया जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके में रोकेगा। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि यूके में जो इंडिया के लोग रह रहे हैं, दे आर अ लिविंग ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड यूके, कि इंडिया और यूके के बीच में काफी इंपॉर्टेंट वो एक लिंक मेंटेन करते हैं। अब बात आती है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी की। एक काफी इंपॉर्टेंट डोमेन है हमारे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और हमारे ओवरऑल पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर। यहां पे सबसे पहले बोला गया कि आप समझिए यूके क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे में इंडिया को अपने क्लाइमेट एडाप्टेशन और चेंजेस के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये डेवलप्ड देश जो है यूएस, यूके, फ्रांस, इन्होंने ही सबसे ज्यादा कार्बन स्प्रेड करा है। हमने तो अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू भी नहीं करा। तो ऐसे में इंडिया को क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलनी चाहिए। डेवलप्ड देशों को, इंडिया को और दूसरे डेवलपिंग देशों को पैसा देना चाहिए, जिससे कि हम क्लाइमेट एडाप्टेशन और मिटिगेशन कर पाए। तो ऐसे में यूके ने बोला कि हम इंडिया की मदद करेंगे क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, कि इंडिया को मिटिगेशन और एडाप्टेशन के लिए अफोर्डेबल, टाइमली और एडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिल पाए। साथ में इंडिया में जो न्यू एनर्जी की स्टोरेज और ग्रिड ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए भी हम इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे कि किस तरीके से नए टाइप की बैटरीज, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसफॉर्मर्स, ग्रिड्स बनाए जा सकें। इंडिया यूके ने एक जॉइंट कमीशन बनाने की बात करी हमारी और उनकी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज के बीच में, कि कैसे ये जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी है, इनको कैसे अपने ग्रिड में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से न्यू एनर्जी का यूज किया जा सकता है। इसके लिए हमारी और उनकी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज के बीच में जॉइंट कमीशन बनाया जाएगा। साथ में एक और टास्क फोर्स बनाई जाएगी फॉर विंड एनर्जी, दैट इज इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। साथ में आपको पता है कि आजकल एक कार्बन क्रेडिट का सिस्टम चल रहा है, कि जो कंपनीज कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा करते हैं उनको कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, और उस तरीके से पूरा कार्बन क्रेडिट का सिस्टम चल रहा है। तो ऐसे में कार्बन क्रेडिट की जो ओवरऑल ट्रेडिंग है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इंडिया यूके इस पे भी बात करेंगे। साथ में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के डोमेन में न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर भी बात की जाएगी। इंडिया यूके अभी तक इस डोमेन में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, इसमें हमें यूके के साथ काफी ज्यादा कोलैबोरेशन करनी है। ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट, जो यूरेनियम, प्लूटोनियम वगैरह न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा,
और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सिक्योर कैसे रखा जाएगा उसके ऊपर इंडिया यूके साथ में काम करेंगे। ऑल्सो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर दिए जाते थे 1000 मेगावाट 2000 मेगावाट के। अब भारत सरकार एक नया प्रोग्राम लेके आई है दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसमें क्या होगा कि कोई मान लीजिए एक छोटी सी लोकेलिटी है, वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बहुत छोटा सा, एक बहुत ही लिमिटेड साइज का न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर दिया जाए। उसे हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। की नीड के हिसाब से, जगह के हिसाब से हम जो है वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप कर रहे हैं। एंड देन इंडिया यूके का जो सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का अग्रीमेंट है उसको भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी के साथ क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी में बात की गई अबाउट क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड लाइफ साइंसेस, कि कैसे हम अपने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूव करेंगे, किस तरीके से हम अपनी जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रमोट करेंगे। बाकी एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, स्टोरेज, बैटरीज, ये मैं आपको बता चुका कि कैसे यहाँ पे कोलैबोरेट किया जाएगा। इंडिया और यूके ने एक पार्टनरशिप साइन करी दैट इज नेट जीरो इनोवेशन पार्टनरशिप, कि कैसे हमें अपने जो टारगेट्स हैं नेट जीरो एमिशन के, उनको कैसे अचीव करना है, उसके लिए इंडिया यूके साथ में काम करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट एडाप्टेशन प्लानिंग में काम किया जाएगा। एडाप्टेशन का मतलब कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम उस बदलते हुए क्लाइमेट चेंज से डील कर सकें। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हमें काफी काम करना होगा, क्योंकि बदलते क्लाइमेट के साथ कभी हीट वेव आ रही है, कभी पोलर फ्रीज आ रहा है, कभी ड्राउट आ रहा है, कभी फ्लड आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहा है, इस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के डोमेन में इंडिया यूके साथ में काम करेंगे और अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उनको मिलके साथ में डेवलप किया जाएगा, कि डिजास्टर आने से पहले ही इंडिया और यूके को पता चल जाए कि कब डिजास्टर आने वाला है। इस तरीके के टेक्निकल डेवलपमेंट्स किए जाएंगे। साथ में मरीन इकोसिस्टम और ब्लू इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, कि कैसे समंदर से रिसोर्सेज, फिशरीज, सी फूड निकाला जा सकता है और कैसे ब्लू कार्बन को कम किया जा सकता है, कि जो समंदर के अंदर ट्रैप्ड कार्बन है उसको कैसे रोका जा सकता है। साथ में सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, इसके ऊपर साथ में काम किया जाएगा, कि जो जमीन है उसका डिजर्टिफिकेशन कैसे रोका जाए, लैंड यूजेज सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसमें अगर फॉरेस्ट क्लियर करना है तो उसका रीफॉरेस्टेशन कैसे किया जाए। इस तरीके के कदम जो है फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड, इनमें साथ में काम करेंगे। और हमने एक इंडिया यूके फॉरेस्ट पार्टनरशिप साइन करी है टू प्रमोट ओवरऑल फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। इसके अलावा दूसरे ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं जहां पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी का ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज में कॉमन ग्रिड होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट ब्रेक थ्रू, जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल एंड ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस। ये अलग अलग मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं जहां पे इंडिया और यूके दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और फिर आता है हमारा पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज एजुकेशन। हमारे यहाँ के काफी स्टूडेंट्स यूके जाते हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह पढ़ने, और वहां पे उन्हें काफी नॉलेज मिलती है। ऐसे में यूके जो है हमारे यूथ के स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। हमने यूके के साथ ये बात करी कि कैसे एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स को इजी बनाया जा सकता है और कैसे हमारे यहाँ के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यूके जा पाए। इसके अलावा हमने कल्चरल कोऑपरेशन के लिए एक प्रोग्राम साइन करा यूके के साथ, कि ओवरऑल हमारे जो स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं उनका कल्चरल कोऑपरेशन, लैंग्वेज, योगा, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट्स फेस्टिवल वगैरह कैसे प्रमोट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडिया और यूके का जो यूथ है उन्हें कैसे एक स्किल्ड टैलेंट पूल में कन्वर्ट किया जाए, उन्हें कैसे एक डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट किया जाए। मेजर बात यह है इंडिया और यूके ने एक एजुकेशन डायलॉग साथ में सेटअप करा, जिसमें बोला गया कि हम कैसे अपनी ओवरऑल एजुकेशन पार्टनरशिप को इंक्रीज कर सकते हैं। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की कौन कौन सी डिग्री वहां पे वैलिड है, कि अगर मैं यहां से इंजीनियरिंग करके यूके जाऊं तो क्या वो डिग्री वैलिड है या नहीं है, या फिर यूके से कोई बंदा सीए करके इंडिया आ रहा है, वो इंडिया में वैलिड है या नहीं है। दैट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, कि हमारे यहाँ की कौन सी डिग्री वहां पे चल जाएगी और वहां की कौन सी डिग्री यहाँ पे चल जाएगी। कि हमारे यहाँ से कोई एमबीबीएस करके वहां गया एमडी करने, तो कल को वो ये तो नहीं बोल देंगे कि इंडिया की एमबीबीएस हम मानते नहीं, आप दोबारा से एमबीबीएस करो। इस तरीके से
कहने का मतलब है कि इंडिया और यूके म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन अग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। उन्होंने बोला कि हम उसे रिव्यू करेंगे जिससे और ज्यादा डिग्रीज को रिकॉग्निशन मिल पाए, और ज्यादा डिग्रीज हमारे यहाँ की उधर वैलिड हो और उनके यहाँ की हमारे यहाँ वैलिड हो। इसके अलावा यूके में हर साल एक एजुकेशन का फेस्ट होता है जिसे कहते हैं एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, जहां पे दुनिया के अलग अलग एजुकेशनिस्ट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहां पर डिस्कस करा कि यूके की काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें इंडियंस पढ़ने जाते हैं। हमने बोला कि अब से हमारे स्टूडेंट शायद वहां ना आए, आपकी यूनिवर्सिटीज को इंडिया आना पड़ेगा। मतलब हमने बोला कि यूके की यूनिवर्सिटीज इंडिया में अब अपने कैंपसेस ओपन करेंगे जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ पाए। बहुत लैंडमार्क स्टेप है कि यूके की ऑक्सफोर्ड और इस टाइप की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके अपने कैंपसेस खोलेंगी, तो आप सोचिए कि हमारे स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, लाखों डॉलर पाउंड खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, वो यहीं रह के अच्छी एजुकेशन पालेगा। तो कुल मिला के बात करी कि हमें अपने यूथ में इन्वेस्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट करनी है। इंडिया यूके ने एक पार्टनरशिप साइन करी, दैट इज इंडिया यूके ग्रीन स्किल्स पार्टनरशिप, कि जो भी फ्यूचर के स्किल्स चाहिए और जो हमारे यूथ में आज नहीं है, उस टाइप के स्किल्स हम अपने यूथ को देंगे। साथ में दो स्कीम्स हैं, एक यंग प्रोफेशनल स्कीम और एक स्टडी इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत स्टूडेंट एक्सचेंज और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल इंडिया यूके पार्टनरशिप थी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने बनाने की कोशिश करी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूके में क्या क्या बातें करी। सीसैट पॉलिटी आईआर का बैच अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।